हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए मैं आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है अछूतन। यह एक प्रेम कहानी है। नीता और राकेश की मुलाकात सोनीपत से दिल्ली रोज ऑफिस आते जाते ट्रेन में हुआ करती थी। नीता जब पहली बार ट्रेन में गई थी तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे सीट नहीं मिल पाई और पाँव में चोट के कारण खड़े रहना उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। अपने आसपास लोगों को याचना भरी दृष्टि से देखा, परंतु किसी ने भी उसे सीट नहीं दी। राकेश पिछले स्टेशन से गाड़ी में आता था और उसे कई बार वहाँ से सीट मिल जाया करती थी। जब उसने नीता को खड़े देखा तो वह तुरंत उठ खड़ा हो गया और नीता को बैठने का इशारा किया। राकेश की शालीनता का नीता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और वह पहली नज़र में ही राकेश को अपना दिल दे बैठी। वह जब भी ऑफिस के लिए आते जाते हुए ट्रेन में प्रवेश करती तो उसकी नज़रें राकेश को ढूंढने लगती और जैसे ही राकेश से उसकी नज़रें मिलती तो वह मुस्कुराकर अपना सर झुका लेती। गौरवर्ण राकेश के व्यवहार में काफ़ी शालीनता थी। अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं आचार व्यवहार के कारण वह किसी कुलीन घर का जान पड़ता था। राकेश हमेशा इस प्रयास में रहता कि नीता को उसके पास वाली सीट मिल जाए ताकि वे एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता सके। हालांकि दोनों के बीच अधिक बात नहीं होती थी तो भी एक दूसरे के साथ मौन बैठे रहना भी दोनों को काफ़ी भाता था। एक दिन नीता को स्टेशन पर पहुंचने में कुछ देरी हो गई। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। राकेश ने नीता को प्लेटफार्म पर गाड़ी की ओर तेजी से दौड़ रही है। गाड़ी अभी धीमी गति में थी, इसलिए नीता आखिरी डिब्बे तक पहुंचने में कामयाब हो गई और भीतर से राकेश ने दरवाजे पर खड़े होकर अपना हाथ नीता की ओर बढ़ा दिया। नीता ने भी लपक कर उसका हाथ थाम लिया और गाड़ी के भीतर प्रवेश कर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज गाड़ी छूट जाती तो अगली गाड़ी के लिए 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ती। आज ऑफिस में ऑडिट के कारण मेरा ड्यूटी पर टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी था, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपका इस तरह दौड़कर चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था, आप गिर भी सकती थी, राकेश ने उसे समझाते हुए कहा। जी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, नीता ने अपने दोनों कान पकड़कर मासूमियत से कहा तो राकेश को हंसी आ गई। इस तरह रोज़ की मुलाकातों से वे एक दूसरे के करीब आते चले गए। अब तो यह आलम था कि छुट्टी का दिन भी उनके लिए एक दूसरे के बगैर काटना काफ़ी कठिन हो जाता और वह अगले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते। अक्सर देखा गया है कि रोज़ एक साथ सफ़र करने वाले लोगों का आपस में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाता है और वह अपने सुख दुख, जीवन के अनुभव एवं अपने व्यक्तिगत बातें तक आपस में एक परिवार की तरह साझा करने लगते हैं। राकेश और नीता की भी ट्रेन में काफ़ी लोगों से जानकारी हो गई थी और उनके खामोश प्रेम का एहसास भी सब लोगों को होने लगा था। सभी को उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे के लिए बने हैं। यार राकेश, नीता पिछले 2 साल से इस ट्रेन में आती है, काफ़ी अच्छी और संस्कारी लड़की जान पड़ती है, तुम दोनों विवाह क्यों नहीं कर लेते, रोज़ साथ सफ़र करने वाले शिशिर ने राकेश से कहा। अचानक राकेश के मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक उदासी सी छा गई, लेकिन प्रत्यक्ष में उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि नीता भी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसके आगे विवाह प्रस्ताव रखना अभी राकेश को उचित नहीं लगा। जब तक नीता के मन की बात पता न चले तब तक वह कुछ नहीं कह सकता। और एक दिन उसने देखा नीता गुलाबी रंग की साड़ी पहने ट्रेन में चढ़ रही है। जैसे ही उसने नीता को देखा तो उसे देखता ही रह गया। नीता के अंदर आते ही राकेश अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और नीता के पास जाकर कान में बुदबुदाया। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। नीता यह सुनकर शर्मा सी गई, लेकिन वह राकेश के मुंह से कुछ और ही सुनना चाहती थी जो अभी तक राकेश कह नहीं पाया था, लेकिन आंखों के संदेश अच्छे से समझ पा रही थी। उस रात सोते हुए नीता के कानों में राकेश के शब्द गूंजते रहे और वह नींद में मुस्कुराने लगती। बार बार करवट करवट बदलते हुए वह राकेश के बारे में यह सोच रही थी, कैसा लड़का है, इतने दिन हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन उसने आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लगता है मुझे ही पहल करनी होगी। सोचते सोचते न जाने कब नीता की आंख लग गई। अगले दिन अलार्म बजने पर जब उसकी आंख खुली तो उसने निश्चय किया कि आज वह राकेश से बात करके रहेगी। वह फटाफट तैयार हुई, अपना खाना बनाकर टिफ़िन पैक किया और स्टेशन के लिए निकल गई। जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी तो उसने प्लेटफार्म से ही गाड़ी के भीतर
झांककर राकेश को आवाज़ दी, राकेश ज़रा बाहर आओ। तो राकेश पिछले वाले स्टेशन से गाड़ी में बैठता था, दोनों आखिरी वाले डिब्बे में बैठते थे। राकेश काफ़ी असमंजस में था, लेकिन वह नीता के कहने को टाल नहीं सका और गाड़ी से उतर गया। क्या आज तुम मेरे लिए ऑफिस थोड़ा लेट नहीं जा सकते? नीता ने राकेश से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऑफिस फ़ोन करके आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, हम अगली ट्रेन से चले जाएंगे, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने ऑफिस में फ़ोन करके अपने लेट आने के विषय में बता दिया और फिर दोनों प्लेटफार्म पर बने एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर दोनों में खामोशी पसरी रही और फिर नीता ने बोलना शुरू किया। राकेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और कहीं ना कहीं मेरा दिल भी यह मानता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। हम दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। नीता ने सिर झुकाए राकेश से कहा। नीता के मुंह से यह सब सुनकर एक पल के लिए राकेश आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नीता, तुम मेरे और मेरे परिवार के विषय में कुछ भी नहीं जानती। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसा ना हो कल को तुम्हें किसी कारण से अपने फैसले पर पछताना पड़े। नहीं राकेश, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे माता पिता नहीं हैं और दूर के रिश्तेदारों का मेरे निजी फैसले से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब तुमसे विवाह करके एक परिवार चाहती हूँ। कहते हुए नीता ने राकेश का हाथ अपने हाथ पर रख लिया। इसके बाद राकेश कुछ न कह पाया। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने मित्रों की सहायता से कोर्ट में विवाह कर लिया। नीता को तो मानो जैसे दो जहान की खुशियां मिल गई। कोर्ट से वे लोग राकेश के घर आए तो राकेश की मां ने नीता का बहुत जोरदार स्वागत किया। नीता ने देखा राकेश का घर एक साधारण सी बस्ती में था, लेकिन इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों के लिए नीता और राकेश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। विवाह से अगले दिन जब नीता सोकर उठी तो उसने देखा उसकी सास कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? नीता ने पाँव छूते हुए पूछा। हाँ बहू, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, सास ने मुस्कुराकर नीता के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी कामकाजी महिला हैं, फिर तो हमारी खूब जमेगी, नीता ने खुश होते हुए कहा। प्रत्युत्तर में नीता की सास मौन रही, लेकिन अगले ही पल नीता के सिर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी जब उसने अपनी सास को एक लंबी बांस से बंधा हुआ झाड़ू ले जाते हुए देखा। उसे समझते देर न लगी, उसकी सास एक सफाई कर्मचारी है। इस बात का पता चलते ही नीता की आंखों में आंसू आ गए। वह एक उच्च जातीय परिवार की बेटी थी। उसने कमरे के भीतर जाकर सोए हुए राकेश को झिंझोड़ा और कहा, उठो राकेश। नीता ने बेहद क्रोध भरे स्वर में कहा। क्या हुआ नीता? अचानक इस तरह नीता को बोलते देख राकेश घबराकर उठ बैठा। तुमने आज तक यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ एक सफाई कर्मचारी है और तुम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हो? नीता ने लगभग चीखते हुए कहा। नीता, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि पहले मेरे परिवार के बारे में जान लो, लेकिन तुमने हमेशा यह कहकर मना कर दिया कि मेरे लिए तुम्हें जानना ही काफ़ी है। उसके बाद मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और तुम्हारा प्यार देखकर मुझे यह सब बताने की कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। प्यार एक ऐसा जज्बा है जो जाति पाति, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी सबसे ऊपर है। राकेश, प्यार चाहे कुछ भी हो, लेकिन शादी के समय कम से कम कुछ तो देखा जाता है। कल को मेरे सगे संबंधी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो अपने रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक भी ना रहूँगी। यह सब यही कहेंगे कि माता पिता नहीं थे तो इस लड़की ने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। नीता ने अपनी हथेलियों से मुंह छुपा लिया। मेरी माँ के काम से तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या ताल्लुक? राकेश ने गुस्से में कहा। ताल्लुक क्यों नहीं, एक सफाई कर्मचारी की बहू होना कौन से सम्मान की बात है? नीता ने रोते हुए कहा। काफ़ी कहासुनी के बाद राकेश और नीता के बीच एक मौन सा पसर गया और फिर धीरे धीरे उनके संबंधों में एक दूरी बननी आरंभ हो गई। जिस नीता को राकेश ने प्यार की देवी समझा, वही आज समाज और दुनियादारी की बातें करने लगी एक साधारण महिला नजर आ रही थी। नीता ने राकेश और उसकी माँ से बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। न ही वह घर पर खाना खाती और न ही कोई काम करती। सुबह उठकर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती और वहीं कैंटीन में कुछ खा लेती। वापसी में भी वह रास्ते से कुछ खाना ले लेती। यह सब देख कर राकेश को काफ़ी धक्का लगा। वह धीरे धीरे राकेश के लिए नीता का यह नफरत भरा सा लहजा सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। नीता, तुम पढ़ी लिखी होकर किस तरह की हरकतें कर रही हो? तुम्हें मेरे घर का या मेरी माँ के हाथ का बना खाना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर यहाँ क्यों रह रही हो? राकेश ने गुस्से में कहा। हाँ, सही कह रहे हो तुम, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मैं कल सुबह ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊँगी।
नीता ने चिल्लाते हुए कहा। जब यह बात राकेश की मां के कानों तक पहुंची तो उन्हें गहरा सदमा लगा। अगले दिन जब नीता का सामान बांध रही थी तो नीता की सास ने आकर उसे रोकना चाहा, लेकिन लाख समझाने पर भी जब नीता तैयार नहीं हुई तो राकेश की मां ने कहना शुरू किया, नीता बेटा, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले आज एक सच्चाई सुनती जाओ। राकेश मेरा सगा बेटा नहीं है। वह जन्म से एक उच्च जाति से संबंध रखता है। आज से 26 साल पहले मैं नगर निगम की ओर से एक पोस्ट कॉलोनी में सड़क की सफाई का काम करती थी। वहाँ ऊंची सोसाइटी के लोग रहते थे। वहाँ की लड़कियाँ देर रात तक अपने पुरुष मित्रों के साथ क्लबों एवं पार्टियों में जाया करती थी। एक दिन जब सुबह मैं वहाँ सफाई करने गई तो मैंने देखा वहीं एक शानदार मकान में रहने वाली एक आधुनिक लड़की गोद में एक नवजात शिशु को लिए अपनी माँ के साथ बाहर आई और चुपके से उस बच्चे को डस्टबिन के पास फेंक गई। मुझे समझते देर न लगी कि अविवाहित होने के कारण समाज के डर से वह बच्चे को लावारिस की तरह सड़क के किनारे छोड़ गई। मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी तो मुझे मेरे पति की जगह यह नौकरी मिली थी, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। बच्चों को देखते ही कुछ कुत्ते आसपास मंडराने लगे। मैं बेहद डर गई। मुझे लगा कुछ ही देर में यह इस बच्चे को अपना ग्रास बना डालेंगे। मैंने तुरंत अपने झाड़ू से उन कुत्तों को खदेड़ा और बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे को देखते ही मेरे मन में ममता उमड़ पड़ी और मैंने निश्चय किया कि मैं इस बच्चे को पाल पोस कर समाज में सम्मान दिलवाऊंगी। लेकिन मैं यह भूल गई कि मेरी जाति एक दिन इस बच्चे के लिए अपमान का कारण बनेगी। लेकिन नीता, मैं तुमसे पूछती हूँ कि दलित या अछूत कौन होता है? समाज में आधुनिकता के नाम पर अभिविचार करके गंदगी फैलाने वाले लोग, या सम्मान से अपनी जीविका कमाकर समाज की उस गंदगी को साफ करने वाले लोग? लोग बच्चों को अवैध कहते हैं, लेकिन बच्चे अवैध नहीं होते, अवैध होते हैं माँ बाप और उनके संबंध। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। कहकर नीता की सास जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी तो नीता ने उनके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपसे ऊंची जाति का शायद ही कोई होगा। ऊंच नीच इंसान के कर्मों से मापी जाती है, ना कि जाति से। राम तो भिलनी के जूठे बेर भी खा गए थे और मैंने अपनी माँ के हाथ से बनी रोटी खाने से कैसे इनकार कर दिया? नीता सास का हाथ पकड़कर रोने लगे। राकेश की माँ ने नीता को गले से लगा लिया। कोरोना काल में जब नीता की सास को कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया तो नीता का मन गर्वित हो उठा और अपनी सास के प्रति उसकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।